हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। और इस चैप्टर का यह दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है धन किरणें, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन की खोज। तो धन किरणों की खोज कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो है कि धन किरणों का क्या गुण है। धन किरणों का गुण हम जानेंगे, या हम इसके लक्षण भी कह सकते हैं, या इनकी क्या विशेषताएं होती हैं वो हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, धन किरणें या प्रोटॉन की खोज। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना दे रहा हूँ, नहीं तो मैं कहूँगा कि देखना नहीं है, समझना है, तो आप समझेंगे नहीं, यहीं पे देखते रहेंगे। तो समझ लेते हैं। कहा गया यहाँ पे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक, देखिए गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही ये सब प्रयोग किया है। तो यहाँ पे लिखा गया गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया, जिसमें छिद्रित कैथोड लगाकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो पाया कि एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो छिद्रित कैथोड को आर पार निकल जाती हैं एवं कांच की दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं। तो ये प्रक्रिया है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। फिर से यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि ये किरणें धन प्लेट से निकलती हैं, इसलिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को धन किरणें कहा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखा गया है कि इन किरणों को गोल्डस्टीन किरण या कैनाल किरणें भी कहा जाता है। किसको? धन किरणों को। उसके बाद कहा गया कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, धन किरण या प्रोटॉन की खोज कैसे हुआ, इसको समझिए। तो समझने के लिए हमें सबसे पहले गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इन्होंने विद्युत विसर्ग नली लिया। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने सबसे पहले एक क्या लिया, इन्होंने एक विद्युत विसर्ग नली लिया इस प्रकार। अब इस विद्युत विसर्ग नली में इन्होंने क्या किया, इस विद्युत विसर्ग नली में इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने विद्युत विसर्ग नली लिया। अब विद्युत विसर्ग नली लेकर इसमें इन्होंने क्या किया, एक निम्न दाब का, मतलब यहाँ पर निम्न दाब कर दिया। एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें इन्होंने निर्वात पंप लगाया। निर्वात पंप की सहायता से यहाँ पे हम निम्न दाब कर देते हैं, मतलब इसमें जो भी गैसें हैं उनमें से अधिकतर सभी गैसों को निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? निर्वात पंप के द्वारा। तो ये निर्वात पंप है, इसके द्वारा हम यहाँ पर निम्न दाब कर देते हैं, निम्न दाब। ठीक है, ये विद्युत विसर्ग नली है, यहाँ पर निर्वात पंप लगाया गया जिसके वजह से यहाँ पर निम्न दाब हो गया है इसके अंदर। उसके बाद क्या किया गया, जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया कि इस विद्युत विसर्ग नली में इन्होंने दो छिद्रित प्लेट लिया, मतलब दो इन्होंने छिद्रित धातु के प्लेट लिए। ठीक है, दो इस प्रकार छिद्रित धातु के प्लेट लिए, ये सभी छिद्रित हैं, मतलब इनके बीच में होल है। तो इस तरीके से इन्होंने दो धातु के प्लेट लिए और इन दोनों धातु के प्लेटों को इन्होंने क्या किया, इस प्रकार इसको जोड़ दिया। इन दोनों धातु के प्लेटों को इस प्रकार, ध्यान से आप समझेंगे, इन दोनों धातु के प्लेटों को इस प्रकार उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया। अभी आपको समझ में आएगा। इस प्रकार उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया। ये इन्होंने क्या किया, ठीक,
यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमने अभी तक बताया कि ये एक विद्युत विसर्ग नली है जिसमें निर्वात पंप लगाया गया, जिसके वजह से निम्न दाब हो गया। उसके बाद जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक है, इसके अंदर विद्युत विसर्ग नली के अंदर दो इन्होंने धातु के छिद्रित प्लेट लिए हैं, ठीक है। ये इन दोनों धातुओं के प्लेटों को तार की सहायता से एक बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी कौन सी है? ये बैटरी याद रखेंगे उच्च विभव वाली बैटरी है। ये उच्च विभव की बैटरी है, उच्च विभव वाली बैटरी है, ठीक है। तो इतनी बात जानते हैं। देखिए ये छोटा वाला जो डंडा है ये हमेशा हम जानते हैं ऋणात्मक होता है और जो बड़ा वाला डंडा होता है वो धनात्मक होता है। तो देखिए जो धनात्मक क्या है, ऋणात्मक टर्मिनल है, मतलब बैटरी का जो ऋण सिरा है वो देखिए इस प्लेट से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी ऋणात्मक प्लेट हुआ। तो इस वाले को हम कहते हैं, ये जो प्लेट दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कैथोड प्लेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एनोड प्लेट, या एनोड हम कहते हैं, इसे कैथोड कहते हैं। तमाम समझ गए आप? तो ये कैसा है? ये छिद्रित कैथोड है, ये छिद्रित एनोड है। तो देखिए जब उच्च विभव वाली बैटरी से इन दोनों को जोड़ दिया गया और जैसे ही इसमें इन्होंने धारा प्रवाहित किया, जैसे ही इन्होंने इसमें धारा प्रवाहित किया तो देखा इन्होंने ऐसा पाया कि इन्होंने पाया कि जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एनोड प्लेट, इससे बहुत सारी अदृश्य किरणें, एनोड जो प्लेट दिखाई दे रही है इससे बहुत सारी अदृश्य किरणें इस प्रकार निकलती हैं, इससे बहुत सारी अदृश्य किरणें इस प्रकार निकलती हैं, ठीक है। और जो ये अदृश्य किरणें इस प्रकार क्या हो रही हैं? ये अदृश्य किरणें इस प्रकार चल रही हैं, ठीक है। ये अदृश्य किरणें इस प्रकार चल रही हैं और ये चलते चलते यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो कैथोड प्लेट है इसको आर पार निकल जाती हैं, ठीक है। इसके छिद्र से क्या हो जाती हैं? आर पार निकल जाती हैं। ये होल है ना इसके अंदर, तो इससे आर पार ये निकल जाती हैं और निकलने के बाद इसके पीछे ये जो कांच की दीवार है यहाँ पर एक चमक उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे क्या करती हैं? यहाँ पर एक चमक उत्पन्न करती हैं इस प्रकार, यहाँ पर एक क्या करती हैं? इस प्रकार चमक उत्पन्न करती हैं। तो यही बात यहाँ पे केवल बात बताया गया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जितना हमने बताया है वही यहीं से हम लिखेंगे। आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया, या हम विसर्जन नली भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नली लिया जिसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो पाया कि छिद्रित एनोड से कुछ अदृश्य किरणें ये निकलती हैं तथा जो छिद्रित कैथोड की ओर जाती हैं और छिद्रित कैथोड को आर पार निकल जाती हैं और कांच की दीवार पर एक चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है। इतनी ही बात यहाँ तक आपको लिखा गया है, यहाँ तक यही बात लिखा गया है। देखिए मैं पढ़ के भी सुना रहा हूँ। देखिए क्या गया कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया, एक विद्युत विसर्ग नली लिया, या हम कह सकते हैं विसर्जन नली लिया, ठीक है, जिसमें छिद्रित कैथोड लगाकर, ठीक है, जिसमें छिद्रित कैथोड, देखिए ये छिद्रित कैथोड है प्लेट, ये छिद्रित एनोड है, तो जिसमें छिद्रित कैथोड और एनोड प्लेट लगाकर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है, किया, तो पाया कि एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो पाया कि ये जो एनोड प्लेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, ठीक है, निकलती हैं, जो छिद्रित कैथोड से आर पार निकल जाती हैं। जो ये छिद्रित कैथोड दिखाई दे रहा है इससे आर पार निकल जाती हैं एवं कांच की दीवार पर चमक उत्पन्न करती हैं। एवं ये जो कांच की दीवार है यहाँ पे हमने कहा ना चमक उत्पन्न करती हैं। तो यही तो बात हमने यहाँ से फिगर से देखकर बताया ना, तो यही यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब ऐसा हो गया तो उसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन, ठीक है। तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को देखा, तो उन्होंने कहा कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि ये सभी ये जो किरणें निकल रही हैं ये एनोड प्लेट से निकल रही हैं, ठीक
ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या कहा, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन्हें धन किरणें कहा। क्यों धन किरणें कहा? क्योंकि देखिए ये वाला ऋणात्मक है, ये वाला जो प्लेट है ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है, इसलिए ये कैथोड प्लेट ऋणात्मक होगा, और ये धन टर्मिनल से जोड़ा गया है तो ये वाला प्लेट क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा ना। तो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने ये कहा कि ये किरणें धन प्लेट से निकलती हैं, इसलिए इन सभी किरणों का नाम उन्होंने दे दिया, क्या नाम दिया, धन किरणें नाम दिया। तो वही लिखा गया है, क्योंकि ये किरणें धन प्लेट से निकलती हैं, ये धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है, तो धन प्लेट से निकलती हैं, इसलिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को क्या कहा, धन किरणें कहा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इन किरणों को गोल्डस्टीन किरणें या कैनाल किरणें भी कहा जाता है। ये जो किरणें जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं दे रही हैं, इन किरणों को गोल्डस्टीन किरणें, क्यों गोल्डस्टीन किरणें, क्योंकि जो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए गोल्डस्टीन किरणों के नाम से भी जानते हैं और कैनाल किरणें के भी नाम से हम जानते हैं। तो इतनी बात याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे कि जो धन किरणें हैं ना, ये धन किरणें अधिकतर प्रोटॉनों से मिलकर बनी होती हैं, मतलब प्रोटॉन को ही हम धन किरण भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोटॉन है वो सभी ही धन किरणें हैं, या हम कह सकते हैं धन किरणें ही प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो प्रोटॉन की खोज किसने किया है, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया है, सन 1911 ईस्वी में किया है। परंतु नाम रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम कब दिया, तो 1920 ईस्वी में नाम दिया था कि प्रोटॉन इसका नाम है, उससे पहले बस खोज हुआ था। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धन किरणों का गुण क्या होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है धन किरणों का गुण। अब धन किरणों का गुण एक एक करके समझिएगा। देखिए सबसे पहला गुण है कि धन किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। धन किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, ये आप याद रखेंगे। अब धन किरणें क्यों सीधी रेखा में गति करती हैं, तो जब आप पढ़ेंगे कैथोड किरणें, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कैथोड किरणें, तो जब कैथोड किरणें आप पढ़िएगा तो इसके कैथोड किरणों का जब आप गुण, एक वीडियो हमने बनाया था पहला, इसका लेक्चर 1 में कैथोड किरणें या कैथोड किरणों का गुण हमने पढ़ाया है। तो जब ये वाला पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जो धन किरणें भी हैं वो भी इसी प्रकार गति करती हैं। तो इसलिए पहला लेक्चर देख लीजिएगा, सेम टू सेम वही एक्सप्लेन हमने वहां पर किया हुआ है। तो धन किरणें क्या होती हैं, सीधी रेखा में गति करती हैं। दूसरा, धन किरणें द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब जो धन किरणें होती हैं ना, ये धन किरणें, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वजन होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। तीसरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि धन किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर ऋणावेशित प्लेट की ओर चली जाती हैं। ठीक है, अतः धन किरणें क्या हो जाती हैं, धनावेशित होती हैं। मतलब अगर हम ध्यान से समझें तो ये धन किरणें हैं, आप ध्यान से समझेंगे, ये सपोज धन किरणें हैं, ये धन किरणें हैं। यहाँ पे हम दो प्लेट लेते हैं, एक धनात्मक प्लेट है, एक ऋणात्मक प्लेट है। ये दो धातु के प्लेट हैं, एक धनात्मक आवेश है, एक पर ऋणात्मक आवेश है। तो ये धन किरणें इस प्रकार जा रही हैं। ठीक है, इस प्रकार ये धन किरणें जा रही हैं। यहाँ पे टोटल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, क्योंकि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही होगा। तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न हुआ है। जैसे यहाँ पर ये जाती है ना, तो यहाँ तक जाने के बाद जैसे ये विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करती हैं ये जो धन किरणें, तो यहाँ पे ये होता है कि ये इधर मुड़ जाती हैं। ये किधर मुड़ जाती हैं, ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो हम जानते हैं कि ये ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये जरूर धनात्मक होगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो ये इधर मुड़ा ना, क्योंकि ये वाला इसको आकर्षित कर दिया। तो
तो इसलिए इसको माना गया। तो वही कहा जा रहा है धन किरणें विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, मतलब धन किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वह ऋणावेशित प्लेट की ओर चली जाती हैं। धन किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है, ऋणावेशित प्लेट की ओर चली जाती हैं, अतः जो धन किरणें हैं वो धनात्मक होती हैं। ठीक है, धन किरणें धनात्मक होती हैं। समझ में आपको आ गया होगा। अगला कह रहा है अगला कह रहा है यहाँ पे, अगला क्या कह रहा है, अगला यहाँ पे कह रहा है कि इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। मतलब जो धन किरणें हैं उनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। मतलब कैथोड किरणें जितने चीज़ों को आर पार निकल जाएंगी उतना ये धन किरणें नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, भेदने के मतलब वही होता है। अगला आता है कि हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होंगी, हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होंगी वो केवल उसमें क्या होगा, केवल हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होंगी उसमें केवल प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लिख लेंगे उसमें केवल क्या होते हैं, उसमें केवल प्रोटॉन होते हैं। इसको आप काट कर यहाँ पे प्रोटॉन लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस से प्राप्त जो धन किरणें होंगी उसमें केवल प्रोटॉन होगा। मतलब अगर सिंपल में समझाएं तो देखिए ये एक निर्वात पंप है, तो इसमें बहुत सारी गैसों को पहले ही निर्वात पंप की सहायता से निकाल दिया गया है, परंतु फिर भी कुछ तो इसमें रह जाएंगे गैस। तो उस समय पर ये जो धन किरणें उत्पन्न हो रही हैं इनको, मतलब ये तो धन किरणें हैं ही, तो इसमें केवल अभी धन किरणें ही हैं, परंतु हम क्या करते हैं इसमें हाइड्रोजन गैस को, इसमें हम हाइड्रोजन गैस को अंदर गैस को प्रवाहित कर देते हैं। ये निर्वात पंप की सहायता से इसमें हम क्या रख देते हैं, हम इसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम निम्न विभव और उच्च, निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस समय पर जो इस कैथोड प्लेट से किरणें निकलेंगी वो टोटल की टोटल किरणें क्या होंगी, प्रोटॉन होंगी। तो इसी प्रकार प्रोटॉन की भी खोज किया गया। तो नोट्स में आप चाहें तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट्स ये ऐड कर लीजिएगा। किस तरीके से लिखेंगे, कैथोड किरणें, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस से जो प्राप्त जो धन किरणें होती हैं वो प्रोटॉन होती हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं इस लाइन को, जिससे पता चल जाएगा कि प्रोटॉन की भी खोज कैसे हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, इसका टोटल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आसानी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि यदि आप क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं धन किरणें हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप केवल YouTube पे लिखिएगा धन किरणें ब्रदर सर, इस प्रकार लिखकर सर्च करेंगे तो टोटल आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।